यहाँ भी पोस्ट कर दी मैंने, ठीक है। शाम 6 बजे तक बेटा, हाँ, उसके बाद अलाउड नहीं है, फिर कल से आ नहीं पाओगे क्लास में आप। रिजल्ट चाहिए हमको यार। देखो ऐसा है, मैं तो अच्छा पढ़ा ही रहा हूँ यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको ऑडियो दिए मैंने, हाँ, और मैंने आपको नोट्स बना के दिए, पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड बना दिया आपको, क्वेश्चन बनाया यार। क्वेश्चन बनाने को भी मेहनत लगती है। ये कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन नहीं है कि स्टडी मटेरियल से उठा के डाल दिया आपके लिए। ये बनाए हुए क्वेश्चन है, सेल्फ मेड 100%। अब यार मैं आंसर भी डिस्कस कर रहा हूँ, तुम आंसर भी नहीं लिख के लाओगे तो एकेडमी का रिजल्ट खराब होता है यार। तुम्हारा तो ठीक है सर, हमको हमारे करियर की नहीं पड़ी है, हम नहीं बनेंगे सीए। आपका क्या जा रहा है? आपके पेट में क्यों दुखा? हम तो नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे सीए, जाओ कुछ और कर लेंगे। अरे पर हमारा तो रिजल्ट खराब हो जाता ना बेटा। तो इसलिए एकेडमी चाहती है कि आप आंसर लिखें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लिखो, ढोर बनो, मेरे क्या करना है। बट एकेडमी चाहती है कि आप आंसर लिखें, तो आपको लिखने पड़ेंगे। चलो, तो अब ये है कि प्लेस, डेट, टाइम और एजेंडा। सोचो शादी, अरे बेचारा जो शादी की पत्रिका बनाता ना, बहुत मेहनत करता हूँ। घर के 3-4 बुजुर्ग लोग बैठ के दिमाग लगाते हैं, स्वागत आतुर में कौन दर्शनाभिलाषी, कौन गणेश जी का फोटो कौन सा लगेगा, पत्रिका का रंग कौन सा होगा, हिंदी होगा इंग्लिश होगा, फला डिजाइन, 50 रुपए का कार्ड, 20 रुपए का कार्ड। इतना दिमाग लगाता है आदमी, इतना दिमाग लगाता है, इतना दिमाग लगाता है। जिसके घर जाती ना, पता वो क्या देखता है, कहाँ जाना है बस, और किस दिन जाना है। शाम को जाना है वो तो अपने आप ही अज्यूम कर लेता है। अच्छा रंगून गाड़े जाना है 18 तारीख शाम, बेचारा ने अंदर क्या लिखा वो भी नहीं देखता है, क्योंकि लिफाफे पे ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे ही कंपनी के साथ भी हो जाता है। कंपनी के लिए देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस लिखना, कि कौन कौन से रेजोल्यूशन रखे जाएंगे जिन पर डिस्कशन होगा और उनको पास किया जाएगा। ये सब चीजें जरूरी है कंपनी के लिए। बिजनेस, आप कंपनी की मीटिंग में न तो कोई ऐसा डिस्कशन कर सकते हो, न कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते हो जिसका प्रायर नोटिस नहीं दिया गया हो। क्या हुआ, कंपनी बोल रही थी कि बाय बैक ऑफ शेयर कर लो। क्या कर लो? बाय बैक। मीटिंग हुई, उसका रेजोल्यूशन रखा गया कि बाय बैक कर लो। इतने में आप उठ के खड़े हो गए कि यार बाय बैक कर रहे हो ना? बोले हाँ हम कर रहे हैं बाय बैक। तो फिर एक काम करो कि बायबैक कर रहे हो तो वित्तीय ऑथराइज कैपिटल का क्या करोगे, वो भी कम कर लो। चलो अपन सब मीटिंग में आई हैं, तो आई प्रपोज दैट ऑर्डिनरी बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेट्स रिड्यूस ऑथराइज कैपिटल। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बोलेगा बैठ जाओ, बैठ। नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आपको थोड़ी बोला, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बोलेगा बैठ, बैठ नीचे बैठ। इसको एक समोसा और लाके दो, 3-4 लाके दो, एक खाता रहेगा चुप रहेगा। भाई मीटिंग में तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसका प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था। रेजोल्यूशन छोड़ो बेटा, डिस्कशन भी नहीं हो सकता, किसी मैटर पर चर्चा भी नहीं हो सकती जिसका प्रायर नोटिस नहीं दिया गया हो। हुँ? सब नोटिस दें किसको यार? यार बताऊं यार किसको दें? एक तो सारे मेंबर्स को दे दो। अच्छा जी सर जी। दूसरा ऑडिटर को भी दे दो। तो सर क्या ऑडिटर भी शेयर होल्डर है? ना जी, जो शेयर होल्डर है वो तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता। दे दो उसको, आएगा, वो भी आएगा। कभी ऑडिटर अकाउंट्स पे किसी ने कोई उंगली उठा दी, सवाल कर लिया, तो ऑडिटर मीटिंग में मौजूद रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना। कम ऑडिटर को कंपनी नोटिस दे, ये कंपनी की ड्यूटी है, और ऑडिटर मीटिंग में आए, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। आपका नोटिस देना भी जरूरी है, उनका आना भी जरूरी है। डायरेक्टर्स को नोटिस दो। सर तो डायरेक्टर्स तो मेंबर्स में कवर हो ही गए, अब अलग से बोलने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसा भी तो होता है कि कोई मेंबर ना हो लेकिन डायरेक्टर हो, तो उस व्यक्ति को तो आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। एक्सीडेंटल ओमिशन इज एग्जाम्प्टेड। भूल चूक माफ। अरे सोचो, बड़े भैया की शादी हुई, 2,500 लोगों का रिसेप्शन हुआ, याद रख रख के सब लोगों को बुलाया, पर अनफॉर्चुनेटली देखो एक क्लोज फ्रेंड को पापा बुलाना भूल गए। ऐसा हो जाता है,
याद रख रख के लिस्ट बना बना के लोगों को बुलाओ, लेकिन बदकिस्मती से कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन छूट गया। अब वो मिलेगा बाद में आपको कहीं, टॉन्ट मारेगा आपको, बड़े लोग हो आप तो, पता पड़ा बच्चे की शादी हो गई। अच्छा ऊपर से गलती क्या हुई, वो पार्टी में मिल गए कहीं और आपने उनसे पूछ लिया, आप आए नहीं। आहा हा, एक तो जख्म दिया बेचारे को, ऊपर से कुरेद रहे हो, आए नहीं। मेरे साथ ऐसे 3-4 बार हो चुका है, यार आप आए नहीं। यार मतलब मैंने बोला तुमने पत्रिका दी थी क्या, मैं तो ऐसा भी नहीं बोल पाया क्योंकि रिलेटिव थे, फ्रेंड थे। नहीं नहीं मैं बिजी था। या आप एक शादी में चले गए तो बोला यार भाभी जी बच्चे कहाँ हैं सब। अब मैं, मेरे दिमाग में कार्ड घूम रहा है जिसपे मिस्टर तरुण महाजन लिखा और सपरिवार भी नहीं लिखा है, तो ऐसे कैसे लेके आ जाऊं। फिर बहाने बनाने पड़ते हैं कि अरे वो भाई साहब वो तो सब दूसरे जगह गए हैं, बिजी हैं, वॉट एवर, बीमार हैं, कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और ब्लंट लोग जो होते हैं वो बोल देते हैं तुमने बुलाया था जो हम आए, तो वो आपको बंदा मिल गया, अब आप उससे पूछ रहे हो आए ही नहीं, बस फिर उसने ये पीछे हाथ डाला, मशीन गन निकाल ली, बोले तुम्हारे जो शादी हुई ना वो वॉइड है। बोले भाई साहब क्या हो गया, बोले मीटिंग हुई हमको नोटिस ही नहीं मिला, और अगर इस मीटिंग का नोटिस देना भूल जाओ ना, अगर इस मीटिंग का नोटिस लोगों को ना दो ना तो मीटिंग ही वॉइड हो जाती है। अब सोचो अगर वो आपकी शादी वॉइड करवा दें तो क्या होगा, बहुत झंझट हो जाएगा यार उस केस में तो। इसलिए बोला एक्सीडेंटल ओमिशन इज एग्जम्प्टेड। क्या बोला, भूल चूक माफ। अरे सर लाखों शेयर होल्डर है, ये चार्ज छूट गए, अरे यार सॉरी यार, वी आर रियली सॉरी यार। ऐसा नहीं कि आप लेस इंपॉर्टेंट हो, पर आप छूट गए तो छूट गए, तो सरकार भी बोलेगी अरे हाँ छूट गए तो अब छूट गए, छोड़। सर इसमें तो हम बहानेबाजी करेंगे, हम इस हजारों शेयर होल्डर को नहीं भेजेंगे नोटिस। नहीं तो फिर वो पकड़े जाओगे ना, ऐसे कैसा बहाना करोगे। अरे सोचो आपकी शादी हो गई, फिर सब सब हो गया, घर जाने लगे, देन सडनली रियलाइज अरे मम्मी पापा को बुलाना ही भूल गया यार, अरे पापा सॉरी मैं भूल गया शादी हो गई, एक्सीडेंटल ओमिशन थी, ऐसा कैसे चलेगा। तो अब क्या करें, मुद्दा यहां पर ये हो गया कि एक्सीडेंटल ओमिशन है तो एग्जम्प्टेड है, पर बहानेबाजी करोगे ना तो पकड़े जाओ। इसलिए यहां प्लानिंग करने की कोशिश मत करना। बैठ जाओ, सेट डाउन। हाँ आप लोगों को कह रहा हूं सब, आज फर्स्ट टाइम पकड़े गए हो, डिफॉल्टर तो हमेशा के थे। हाँ आज फर्स्ट टाइम पकड़े गए हो। कल अगर आप में से आधे बच्चे तो सिर्फ कॉपी लाना ही भूले, कॉपी रोज लाइए बेटा। हाँ जो स्टूडियो स्टूडेंट हैं उनके लिए रोज कॉपी लेके आना कंपलसरी है, ठीक है। बल्कि मैंने शुरू में ही एडवाइस करा था आपको कि इसी कॉपी में पीछे से आंसर लिखना चालू कर दीजिए। हाँ सर वो हमने चालू कर दिए पर आंसर अधूरे थे, भैया सामने आके बोले तो बोले क्या, हमने कह दिया कि हम कॉपी नहीं लाए। तो कल से फिर है ना, कल से फिर स्टैंडिंग ओवेशन आपको मुझे फिर देना पड़ेगा और फिर पीछे खड़े होके आखिरी तक देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो सर आज इतने क्वेश्चन कैसे लिखे, सच बताएं हमने तो एक भी नहीं लिखा है। आज लिख लो बेटा, आज जगराता करो, लिख लो। हाँ चलो गुड। सर सेक्शन 100 का रिक्विजिशन का सबसेक्शन 6 नहीं समझ में आया सर, विल यू प्लीज एक्सप्लेन। हाँ बेटा कर देते हैं। सेक्शन 100 का रिक्विजिशन का सबसेक्शन 6 कहां चला गया रही। अच्छा सबसेक्शन 6 आप चाह रहे हो कि वो नोट्स में से बताऊं मैं सबसेक्शन 6, अब बता देता हूं बेटा। सबसेक्शन 6, सेक्शन 100 का सबसेक्शन 6 नहीं समझ में आया। ये तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुला लेते हैं तो मीटिंग बुलाने में उनका जो भी खर्च आएगा वो किससे पैसा वसूलेंगे, कंपनी से। और कंपनी इंटर्न इसको कहां से कट कर लेगी,
डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन से कट कर लेगी। अरे नीचे वाला, अच्छा ये इसके नीचे सेक्शन 101, 2, 107 एंड 109 आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट, आएंगे ना बेटा उस पे। चलो अभी बता देता हूं कि सेक्शन 100 से 107 प्लस सेक्शन 109 प्राइवेट कंपनी पर सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनी अगर कहे कि हम कुछ और फॉलो करेंगे, 101 नहीं फॉलो करेंगे, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल बोले 21 दिन का नोटिस की जरूरत नहीं, 12 दिन का नोटिस सफिशिएंट है, तो बस फिर सफिशिएंट है, दैट्स इट। सर इस टॉपिक का सबसेक्शन 6, अच्छा ये रूल्स दिए हैं बेटा, ये सबसेक्शन 6 नहीं है, ये रूल्स दिए हैं। इसमें रूल्स में लिखा है कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय रिक्विजिशनिस्ट। चलो ये पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। अच्छा इसका पॉइंट नंबर 6 समझ में नहीं आया है, नहीं ये पॉइंट नंबर 6 को आप कट कर दीजिए, ये यूजलेस है, क्योंकि ये 3 दिन पहले वाला ऐसा कोई रूल अप्लीकेबल असल में नहीं है। ठीक है, हाँ कट कर दो उसको, वो गलत पॉइंट है। चलो अभी नोटिस ऑफ मीटिंग हमने पढ़ लिया। नोटिस आप चाहें तो अभी हमने पढ़ा कि नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दिया जा सकता है, अभी तो पढ़ा हमने। इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस देने का तरीका क्या होगा वो हम पढ़ेंगे यहां पर। तो सर ये बात सेक्शन में लिखी है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस कैसे दें? नहीं बेटा, वो रूल्स में लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आपको नोटिस देना है तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस सेंड थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, मतलब बंदा नहीं भेज रहा है नोटिस, प्रोग्राम भेज रहा है। नहीं नहीं सर, हम कोई प्रोग्राम यूज थोड़ी करते हैं, हम डायरेक्ट ईमेल कर देते हैं। पता है वो ईमेल क्या है? प्रोग्राम है। आपने जीमेल में आपने बोला www.gmail.com, जैसे ही आपने उस पर एंटर मारा लॉगिन विंडो सामने आ गई आपके। ये जो लॉगिन विंडो सामने आई है ये प्रोग्राम का गेटवे है। जैसे ही आपने इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला तो आप प्रोग्राम के अंदर एंटर कर गए। समझे बेटा कुछ? ईमेल क्या है? एक प्रोग्राम ही तो है। सर पर हमने तो कभी डेवलप करवाया नहीं इस प्रोग्राम को। नहीं नहीं, गूगल ने करवाया उसको, जीमेल को डेवलप। सर पर हमने कभी खरीदा ही नहीं, पैसे ही नहीं दिए आज तक उसके। नहीं, उन्होंने फ्री रखा है आपके लिए वो। अच्छा सर, वो इतने भले लोग हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम भी बनाया और हमको फ्री दिया। हाँ एक्चुअली सर, ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है? वाओ, ईमेल किसी भी ब्रांड की हो सकती है, जीमेल जो है ईमेल का एक ब्रांड है। जब जीमेल नहीं था तब याहू मेल चला करता था। मुझे याद है मेरा सबसे पहला ईमेल आईडी जो था ना वो epatra.com पे था, tarunmahajan@epatra.com। फिर दूसरा, क्योंकि एक ऐसा टेक शो था इंदौर में जहां इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज, अपना फोनोकॉम चलता था एक इंदौर में, उसमें गया तो उन्होंने बोला हम आपको फ्री ईमेल आईडी क्रिएट करके देंगे। तो वो पहली पहली बार सुना कि अरे ईमेल कुछ होता है और वो फ्री आईडी मिला, चलो फ्री में ले लो, tarunmahajan@epatra.com। मेरा दूसरा ईमेल आईडी था tarunmahajan@rediffmail.com। रेडिफमेल काफी चलता था। याहू पे भी मैंने आईडी बनाया था, रेडिफ और याहू दो आईडी थे। लेकिन फिर जब जीमेल आया और जीमेल को यूज करना स्टार्ट करा तो उसका जो ईज ऑफ यूज था, कन्वीनियंस था, वो ट्रिमेंडस था, बहुत ही शानदार था। तो अपने आप सारे पुराने आईडी मैंने ड्रॉप कर दिए, बस एक ही चलता है tarunmahajanca@gmail.com बरसों से। ये फर्क है बेटा ईमेल और जीमेल में। जीमेल जो है ईमेल का एक ब्रांड है।
और आजकल इस तरह की ईमेल आईडी को भी बहुत बुरा मानते हैं, तरुण महाजन @gmail.com, मतलब फ्री फंड वाला आ गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह के आईडी को अच्छा नहीं मानते हैं, वहाँ पे आपका खुद के डोमेन का ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसा मेरी वेबसाइट है tarunmahajan.in, तो मगर मैं एक उसमें ईमेल आईडी क्रिएट कर सकता हूँ me@tarunmahajan.in, या सपोज आप मेरे यहाँ जॉब करें तो आपका ईमेल आईडी बन जाएगा vipul@tarunmahajan.in, ऐसे। तो खुद के डोमेन के ईमेल आईडी जो हैं वो ज्यादा कॉर्पोरेट और बेटर लुक देते हैं आज की तारीख में। बाकी कन्वीनियंट तो ऑब्वियसली जीमेल ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस सेंड थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। सर तो व्हाट्सएप भी तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, वो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, वो मोबाइल प्रोग्राम है। अरे भाई मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है ना, वो भी तो एक तरह का कंप्यूटर ही है। सेंड थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम एट लास्ट ईमेल एड्रेस अपडेटेड बाय मेंबर। अच्छा, उस ईमेल आईडी पे भेजेंगे जो मेंबर ने आपको आखिरी बार अपडेट किया था। लेकिन शर्तें हैं। दिस प्रोग्राम मस्ट बी सिक्योर्ड। ऐसा नहीं हो कि कोई भी इस प्रोग्राम में घुस जाए, नोटिस को मॉडिफाई कर दे, कुछ का कुछ लिख दे। इधर कंपनी ने नोटिस भेजा, उधर रास्ते में तुमने ईमेल पकड़ लिया, एक बड़े शेयर होल्डर का ईमेल जा रहा था, तुमको दिखा कि अरे जा रहा, ये गया। ये अभी हवा में बहुत सारे व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, सबके पैकेट्स तैर रहे हैं हवा में एज ऑफ नाउ, चारों तरफ आपके। तो हवा में एक ईमेल उड़ता हुआ है, आपने पकड़ लिया और उसकी डेट बदल दी, बाद की डेट डाल दी, ताकि ये बड़ा शेयर होल्डर मीटिंग में आए ना, जब ये आए तब तक मालूम पड़े मीटिंग तो हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये कैसा होना चाहिए? सिक्योर्ड प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे जीमेल हैक नहीं होते, आपने सुना नहीं होगा कभी, वो आप पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज कर दें अपना, एक अलग बात होगी। फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, ये हैक हो गया, वो हैक हो गया, वो सब फटाफट होता है। बट बहुत कम होता है कि जीमेल हैक हो जाए, क्योंकि जीमेल इसके पीछे जो सिक्योरिटी एफर्ट करता है ना, बहुत भयानक वाले सिक्योरिटी एफर्ट करता है, अंट शंट वाले सिक्योरिटी एफर्ट वो करता है। दूसरा, इट कैन जनरेट कंफर्मेशन। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे जीमेल में आपके पास पता है क्या प्रूफ होता है? कि आपके सेंट वाले फोल्डर में जाके दिखता है कि आपने इस बंदे को मेल सेंड करा है, वहां के सेंट में दिख रहा है, मतलब उसको मिल गया है, बात खत्म। क्योंकि अगर बाउंस हो गया होता तो आपके इनबॉक्स में वापस आ जाता कि ये बाउंस हो गया है, दिस ईमेल आईडी डजंट एग्जिस्ट। समझे इस बात को? प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि मैंने ईमेल भेजा है। तीसरी बात, कैन कीप रिकॉर्ड्स। कंफर्मेशन तो जनरेट हो गया कि सामने वाले को मिल गया, लेकिन आप वर्षों तक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर पाए और प्रूफ भी रख पाए। कभी कोई बोल दे मेंबर मुझे तो मिला नहीं, तो आप अपना जीमेल अकाउंट कि मेंबर को नहीं दिखाओगे। मान लो वो कोर्ट केस कर दे, तो कोर्ट एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर दे और इन्वेस्टिगेटर उस ईमेल को चेक करे। आप चेक कराओ, देखो हमने भेजा था, बोले हाँ साहब इन्होंने भेजा था, बात खत्म, प्रूफ हो जाए आपके पास। ईमेल कम्युनिकेशन ना बहुत सॉलिड प्रूफ होता है, मैं आपको बता दूं, फिजिकल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा सॉलिड प्रूफ। इसलिए लोगों को जो भी अनऑफिशियल ऑफिशियल बातें करनी होती है वो सब व्हाट्सएप पे करते हैं कि यार ये 2 नंबर का किसी को एडजस्टमेंट कराना है, ये करना है, वो करना है, वो ईमेल पे नहीं चलता है। कि यार ये रिपोर्ट बनानी है, ऑडिट करना है, देखो इसमें ये गड़बड़ है, लेकिन आप इसको ठीक करके और बोल देना कि सही है। वो सब ईमेल पे नहीं तो कल को आपके खिलाफ एविडेंस खड़ा हो जाता है, ट्रेल छूट जाती है उसकी। नहीं सर मैं अपने यहाँ से ईमेल डिलीट कर दूंगा उससे क्या होता है, सामने वाले के पास तो है ना वो, तो आराम से ट्रेस हो जाएगा आपके डिलीट करने से। आप तो अकाउंट ही क्लोज कर दो, उससे भी कुछ नहीं होगा, सब चीजों का ट्रेल छूट जाता है। इसलिए फिर वो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन लोग किस पे कर लेते हैं? व्हाट्सएप। उससे भी ज्यादा अनऑफिशियल सीक्रेट हो तो फिर फेस टू फेस बात करते हैं, फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे बात नहीं करते हैं। और फेस टू फेस में भी सामने वाले की तलाशी ली जाती है कि वो कहीं माइक्रोफोन लेकर के तो नहीं बैठा है।
दोनों पार्टी डिलीट कर दे तो किसको मिलेगा? अरे भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, यहाँ कुछ भी मिल सकता है। ये कोई मूवी का नाम बोल रहा है, पिक्चर्स में तो कर लिया था, तो करा होगा, मुझे क्या मतलब। नोटिस कैसे दें? टेक्स्ट, या तो ईमेल की जो मेन बॉडी होती है उसमें टेक्स्ट फॉर्म में नोटिस दे दो, या ईमेल की मेन बॉडी को खाली रखो और उसमें बस इतना से लिख दो, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विद नोटिस ऑफ द मीटिंग, और बाकी सारी कहानी कहां लिखी जाए? अटैच्ड पीडीएफ फाइल में लिखी जाए। ईमेल के टेक्स्ट में ही लिख दो या अटैच्ड पीडीएफ फाइल में लिख दो। लेकिन अगर आप पीडीएफ फाइल भेज रहे हो तो पीडीएफ रीडर डाउनलोड करने की लिंक भेजना भी जरूरी है। तो लोग इतने गेले और गिरे पड़े हैं कि उनके पास एक पीडीएफ तक खोलने की ताकत नहीं है। हाँ, हैं लोग ऐसे ही हैं। मैं तो अपने क्लासरूम में एक्सपीरियंस करता हूं। भाई आप लोग सीए फाउंडेशन पास स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, लेकिन जब आप फंसते हो तो ऐसे गेले बन जाते हो, सर मेरे पास तो टेलीग्राम ही नहीं है। अब वो कल हमने वो दूसरी वाली जो एक बैच है उसको स्प्लिट करा क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा हो गए, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ऐसे गेलेपन बता रहे हैं, मेरे पास तो डेटा नहीं है, मेरे मोबाइल में तो बैटरी नहीं है। हमने बोला कुछ बच्चे ऑनलाइन चले जाओ ऑफलाइन की जगह, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई है। मोबाइल नहीं है, डेटा नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, अक्ल ही नहीं है, चलाऊं कैसे? अभी वन क्वेश्चन डे जब चेक होता है ना, सर कहाँ मिलेंगे? मैंने बोला ऐप पे। सर वो ऐप में कहाँ, पता ही नहीं चला मुझे तो। अच्छा, आपको लगता है कोई स्टूडेंट जिसने ऐप एक बार भी ओपन करा हो वो इतना डम्ब हो सकता है कि उसको मिले ही ना कि वन क्वेश्चन डे कहाँ है? मेरे बताने के बाद भी नहीं होते हैं, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं ऐसी। तो ये तो पब्लिक एट लार्ज है, तुम तो बहुत ही क्लास, हाई क्लास पीपल हो तुम लोग तो। सीए फाउंडेशन क्लियर्ड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए, अच्छे नंबर लाए हुए, टेक्नोलॉजी में तुम्हारा गजब का हाथ। ऐसे बच्चे ढोरों जैसा बिहेव करते हैं कई बार। तो ये तो लाखों लोगों को नोटिस जा रहा है, लाखों लोगों को नोटिस जा रहा है। उसमें कई डम्बो होंगे ऐसे जो बोलेंगे पीडीएफ ये क्या होता है भैया, हम इसको खोल रहे हैं तो खोल ही नहीं रही है। तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, एक लिंक भी देनी पड़ेगी जहां से लोग पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर सकें। तीसरा रास्ता भी है। पहला तो ये है कि आप टेक्स्ट दे दो, दूसरा पीडीएफ अटैचमेंट दे दो, और तीसरा यूआरएल दे दो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें आपने ईमेल में सिर्फ एक लिंक भेजी। वैसे अनजान ईमेल एड्रेस से आई हुई ईमेल की यूआरएल को कभी क्लिक करना नहीं चाहिए। हो सकता है उसके अंदर हैकर छुप के बैठा हो और आपका सब कुछ हैक करके ले जाए उसके बाद। तो यूआरएल को जब क्लिक करोगे तो एक्चुअली वो एक हाइपरलिंक है, वो आपको किसी वेब पेज पे ले जाएगा, वहां पे फिर आराम से नोटिस पढ़ा जा सकेगा। ओके, ऑल्सो पुट ऑन द कंपनी वेबसाइट। अगर कंपनी कोई वेबसाइट है तो नोटिस वहां भी पोस्ट करो, अगर इलेक्ट्रॉनिक ही दे रहे हो तो। और जो नोटिफाइड वेबसाइट है, एक्चुअली क्या होता है, कुछ जो कंपनियां ई वोटिंग करती है ना, वो खुद नहीं करती, थर्ड पार्टी से करवाती है। थर्ड पार्टी अपॉइंट करवा देती है कि आउटसोर्स कर देती है काम कि आप ई वोटिंग करो, तो उसी के थ्रू नोटिस भी दिलवाती है फिर, जैसे एनएसडीएल के थ्रू दिलवाती है कंपनी। तो एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी फिर ये नोटिस क्या हो जाता है, अपलोड साथ में हो जाता है। हाँ सर, हम ना पीडीएफ, अडोब पीडीएफ वालों से कमीशन ले लेंगे कि देखा हम तुम्हारी ऐप प्रमोट कर रहे हैं। अडोब, अडोबी बोलते हैं उसको लोग। अडोबी बोलेगा कि हंसेगा वो, अगर आप अडोबी को किसी दिन कह दो कि मैंने 4 लोगों को आपके रीडर के बारे में बताया तो मुझे कमीशन दो, हंसेगा वो आपके ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पीडीएफ रीडर क्या है। कुछ नहीं कमा पाओगे। ये छाप दिया क्या बेटा?
नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। सुनो अब ईमेल का तरीका। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन भी बड़ी रिच होनी चाहिए। अरे आप क्या मीटिंग का नोटिस भेजो और सब्जेक्ट लाइन, ईमेल की सब्जेक्ट लाइन समझते हो ना? जब आपने इनबॉक्स में आप जाते हो तो एक तो ईमेल आईडी आता है जिसने आपको भेजा है, बंदे का नाम, और फिर सब्जेक्ट लाइन आती है। तो सब्जेक्ट लाइन पढ़ के आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को अंदर जाके इस मेल को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। दो चीजों से डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को मेल पढ़ना है कि नहीं। एक तो किसने भेजा है और दूसरा सब्जेक्ट लाइन क्या है। तो सब्जेक्ट लाइन ही इतनी रिच होनी चाहिए। अरे जैसे शादी की पत्रिका अंदर से नहीं खोलो तो बाहर से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसा ही यहां भी है। कंपनी का नाम लिख दो सब्जेक्ट लाइन में, मीटिंग का टाइप लिख दो, मीटिंग की डेट लिख दो, मीटिंग की प्लेस लिख दो। सर इतनी बातें सब्जेक्ट में लिखेंगे। एक इलस्ट्रेशन दे दिया मैंने, AGM ऑफ RIL ऑन 1 सितंबर 17 एट रजिस्टर्ड ऑफिस। सब आ गया इसमें, देखो इस इलस्ट्रेशन में कंपनी का नाम आ गया क्या, RIL। मीटिंग का टाइप आ गया क्या, AGM। डेट आ गई क्या, 1 सितंबर 17। प्लेस आ गया क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस। इस तरह से आपका ईमेल का सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए। सर फिर तो मेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं। सर अगर ईमेल बाउंस हो जाए तो, मतलब सर मेंबर ने ईमेल आईडी नहीं दिया है तो आप उसको फिजिकल नोटिस भेजो और किस्सा खत्म करो। फिर वो ये नहीं कह सकता कि सबको ईमेल भेजा था तो फटाफट मिल गया, हमारा तो फिजिकल नोटिस भी घूम गया, हमको पता ही नहीं चला। तूने ईमेल आईडी दिया ही नहीं तो हम क्या करें फिर? कांट हेल्प इट। सर हमने मेल भेजा, मेल बाउंस हो गया, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। लक्ष्य, ऐसा मत समझो कि तुम CID से बिलोंग करते हो। यू गेस्ड इट रॉन्ग माय डियर। खुफियापंती कर रहा है भाई कि स्लाइड में ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ तो बेटा जो ईमेल भेजने के लिए सॉफ्टवेयर होगा, या तो आपका इन हाउस डेवलप करवाया हुआ सॉफ्टवेयर हो। सर ईमेल भेजने के लिए भी कोई पगला कभी सॉफ्टवेयर डेवलप कराएगा? अपन जीमेल से ही भेज देंगे ना। जीमेल में ना तुम एक बार में, एक दिन में मैक्सिमम 200-500 लोगों को भेज सकते हो फ्री वर्जन में। फिर आपको उसको भी सब्सक्राइब करना पड़ता है, फिर फ्री नहीं भेज सकते, बड़ी दिक्कत है उसमें भी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, अब 40 लाख शेयर होल्डर हैं, उसमें से 30 लाख शेयर होल्डर ने ईमेल आईडी दे के रखा है, तो जीमेल वीमेल की उनको जरूरत नहीं है। वो अपने खुद की इन हाउस ईमेल सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हैं जिससे 30 लाख लोगों को प्रायोरिटी के साथ मेल भेजा जा सके। या फिर जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, शेयर ट्रांसफर के जो लोग काम करते हैं, उनसे भी आप बोल सकते हैं कि यार ये हमारी लिस्ट है, आप भेज दो सबको, आप भेज दो सबको ईमेल। या फिर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। मुझे भी अगर कोई बल्क ईमेल भेजना होता है तो मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही यूज करता हूँ, फिर मैं जीमेल यूज नहीं करता हूँ। देयर आर पीपल इन द मार्केट जो बल्क ईमेल का काम करते हैं, उनको मैं मैटर दे देता हूँ, ईमेल की लिस्ट दे देता हूँ, फिर वो लोग भेजते हैं। क्योंकि जीमेल की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके स्पैम फिल्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि जेन्युइन मेल्स भी सब ब्लॉक हो जाती। अरे क्या है, पहली पहली बैच में है ना, एक बैच में सब बच्चों की ईमेल आईडी भी कलेक्ट करें कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी सबके नोट करवा लिए। फिर मेरे को कोई चीज भेजनी थी, व्हाट्सएप वगैरह तब था नहीं, तो मैंने एक बल्क ईमेल भेज दिया सबको। आधे से ज्यादा बच्चों ने ईमेल आईडी गलत लिख दिए थे क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आता ढंग से। वो मेल बाउंस हो गए, जीमेल ने मुझे स्पैमर मान के बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया कुछ दिनों के लिए कि भाई तू रुक जा यार, अब 4 दिन 5 दिन के बाद ही मेल भेजना, तू जरा शांति रख। अब मैंने बोला यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या है? बड़ा वैसे ही है, कुछ नहीं कर सकते इसको।
बच्चे मतलब बहुत ही गजब गजब काम करते हैं। तो बड़ी साइलेंटली बेइज्जती हो गई थी कि मतलब मैं स्पैमर, हद हो गई, किसी को मालूम नहीं पड़ी ये बात, पर बेइज्जती तो हो गई। अब पड़ गई आपको मालूम। अब तो आप भी समझते हो कि अब ये इतनी बड़ी बेइज्जती है नहीं। सर पहले वाली स्लाइड शो कर दो। अरे बेटा रितिका सॉरी, चलो इस पे से कुछ डाउट है आपको तो पूछो। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस कैसे भेजा जाए इस बात पे हमने डिस्कशन कर लिया। सर आरएनटी एजेंट के फॉल्ट के लिए भी विथ रिगार्ड्स टू सेंडिंग मेल कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अरे तुम बहुत ही स्लो लोगों को, दो चार लोग, पहले वाली स्लाइड दिखा दो, पहले वाली दिखा दी, तब तुम कुछ और देख रहे थे मोबाइल पे। क्या देख रहे थे हैं? बेटा क्या है आस्था कि अगर किसी को आपने कोई काम डेलीगेट कर दिया और आपने ठीक ढंग से उनको अथॉरिटी दी और उसके बाद उनसे कोई गलती हो जाए तो फिर डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। फिर जिसको आपने काम आउटसोर्स किया था वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उसके लिए। हाँ लेकिन आप गलत आदमी को ही काम आउटसोर्स करते हैं जो इस काम को करने के लायक ही नहीं है, तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सर एजीएम का नोटिस भेजने के लिए भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बंद करेंगे? अरे वो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद होता है, उसके बाद डिपॉजिटरी को बोलते हैं कि हमारे सारे शेयर होल्डर की ईमेल आईडी हमको भेज दो। फिर जब वो ईमेल आईडी आ जाते हैं फिर कंपनी इन सबको नोटिस भेजती है। मीटिंग है, आपने मीटिंग के नोटिस में क्या लिखा? डेट, टाइम, प्लेस, बिजनेस। सर उसी 21 डेज के टाइम में शेयर होल्डर चेंज हो जाए तो बेटा ऐसा होता है कि एक बार आपको मीटिंग का नोटिस मिल गया ना तो फिर आपको राइट टू वोट रहता है। फिर आप वोट डालने के बाद शेयर बेच दो। जैसे मान लो ई वोटिंग चल रही है और आपको नोटिस आ गया कि अभी मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नोटिस पड़ा है कि आप ई वोटिंग कर दो। मान लो ई वोटिंग खुली हुई है तो मैं वोट डाल दूं आज, वोट डालने के बाद कल शेयर बेच दूं। सर तो फिर क्या होगा? फिर मैंने वोट डाल दिया, जो शेयर खरीदेगा अब उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोटिंग राइट तो उसको मिला है ना जिस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज हुआ था, उस दिन रजिस्टर में जिसका नाम था उसको वोटिंग राइट मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, और पूछ लो, नहीं तो मैं अभी एक लाइन बोलूंगा फिर एक डाउट पोस्ट कर दोगे। सर फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट कब होगी तो फर्दर नोटिस देना होगा? हाँ बेटा, वो आपने नोट्स में पढ़ा ना कि हम एक मीटिंग में अगली मीटिंग का भी डिसाइड कर सकते हैं या आर्टिकल में भी लिख सकते हैं टाइम, लेकिन नोटिस तो देना ही पड़ता है। जब जब मीटिंग होती है तब तक आपको सारे शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ता है। तुम पहले कुछ भी डिसाइड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। मीटिंग का नोटिस या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली देना जरूरी है। बोलो बेटा। फिर से कहो। गवर्नमेंट से किसको? कॉर्पोरेट मेल। गवर्नमेंट का मेल किसको करेंगे? ईमेल एड्रेस गवर्नमेंट का, यही पूछ रहा ना आप? नहीं नहीं, अब देखो क्या होगा कि जिसके भी नाम पे होगा, अब जहां भी उनकी जो मिनिस्ट्री होगी जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगी, या उनकी कोई पीएसयू होगी जिसके थ्रू ये शेयर हेल्ड हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस के भी ईमेल एड्रेस होते हैं, एड्रेस भी होते हैं, ईमेल एड्रेस भी होते हैं, वेबसाइट भी होती है, वहां जाएगा। सिंपल है। चलो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझो। अब एक बात मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले भी कहा था आपको कि मान लो पापा मम्मी आपको कहें, अभी फोन आ जाए आपको एक कि बेटा शाम को क्लास कब खत्म होगी? आपने बोला 5:45।
बोले घर कब तक आ जाएगा? आज बेटा ना सीधे घर आ जाना 6 सवा 6 तक, फिर ना नहा धो लेना, तैयार हो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, आज ना बेटा मीटिंग है, आज गेस्ट आने वाले हैं घर पे। तो मम्मी मैं क्या करूं, आप मिल लेना, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। बोले नहीं नहीं आप भी रहना, और ना बेटा वहां जो भी मीटिंग में रेजोल्यूशन रखा जाए ना, तुम्हारी हाँ है ना उसको लेके। आप बोलो रेजोल्यूशन क्या रखेंगे? बोले वो सब देख लेंगे ना बाद में। ब्लाइंड हाँ करोगे क्या? नहीं। बल्कि अगर कोई प्रपोजल, पापा में बोले चलो तैयार हो जाओ चलते हैं साथ में, कहाँ ले जा रहे हो पहले बताओ? अरे बोले शादी में गुप्ता अंकल के यहाँ। ऐसे तो आप कभी ले नहीं चाहते हो, आज क्यों ले जा रहे हो? मतलब आपको न सिर्फ एजेंडा मालूम होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई सारी इंटेंशन भी पता होना चाहिए। पापा मैं बोले नालायक तेरे को आज इसलिए जा रहे हैं कि हमारी कार जो है हमको चलाते आती नहीं है और स्कूटर खराब हो गया, हम जान नहीं पा रहे हैं, ड्राइवर की तरह चल रहा है, बाहर बैठा रहना, मत आना अंदर। अरे नहीं आप तो गुस्सा हो गए, खाना तो मैं भी खाऊंगा। यानी कि आप पूछो, आपको हक बन रहा है कि आप सब कुछ पूछ लो उनसे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102, मीटिंग है आना है ये तो बता दिया, बायबैक करेंगे ये भी बता दिया। अरे पर भाई बायबैक करने की जरूरत क्या है? कितने रुपए में बायबैक करोगे? बायबैक करने से फायदा क्या हो जाएगा? बायबैक करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? इसके पीछे डायरेक्टर्स की इंटेंशन क्या है? उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी सारी बातें आपको बतानी चाहिए मीटिंग के नोटिस के अंदर ही। नोटिस में ये तो लिखा ही होगा कि ये पैराग्राफ है जो हम रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, उसी पैराग्राफ के नीचे क्या लिखा होगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या लिखा होगा उसके नीचे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। हाँ नहीं तो आप समझ जाओगे पहले कि ये जाल बिछाया है आपके लिए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इसलिए तो दे रहे हैं कि अगर कोई जाल बिछाया हो तो शेयर होल्डर समझ जाए। टाइप ऑफ समझो, देखो एक तो आपने पढ़ा था एक ऑर्डनरी रेजोल्यूशन होता है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। अब ऐसे ना बिजनेस भी दो तरह के होते हैं, ऑर्डनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है। जैसे सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके बैग वैग टांग के मास्क लगा के सैनिटाइजर हाथ में लेके और आप घर से निकले और निकलते टाइम मम्मी को बोला कि मम्मी जा रहा हूं। मम्मी को एकदम याद नहीं रहा कहां जा रहा है, तो अब अरे मम्मी क्लास, अच्छा ओके, फिर आगे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यही शाम को आप बढ़िया बिल्कुल डेंचैक कपड़े पहन करके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके और एकदम चेहरे पे चमक के साथ अचानक से एक दो किसी पे हंसते हंसते फोन पे बातें करते हुए फिर मम्मी को पूछते मम्मी मैं जा रहा हूं। मम्मी बोले कहाँ? बोले दोस्तों के साथ। दोस्तों के नाम बताओ, उनके फोटो दिखाओ, कहाँ जाओगे वहां से वीडियो कॉल करना, 1 घंटे में वापस आ जाना, मैं भी साथ चलूं क्या? स्पेशल बिजनेस है तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लगेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता। सर तो कंपनी में क्या ऑर्डिनरी बिजनेस है और क्या स्पेशल बिजनेस है? एजीएम में ये जो होता है ना, हर एजीएम में 4 चीजें तो होती है। एक तो क्या होता है? अकाउंट्स होता है। अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हैं एजीएम में? जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है कि भाइयों और बहनों मित्रों, हमने आपको 21 दिन पहले बैलेंस शीट भेजा, P&L भेजी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भेजा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भेजा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजा। उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे, उम्मीद है आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। तो चलिए इन अकाउंट्स को हम मीटिंग में पास कर दें कि हाँ बढ़िया अकाउंट्स है।
अकाउंट्स को अडॉप्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन, इफ एनी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिविडेंड प्रपोज करें तो शेयर होल्डर उस पर वोट करते हैं। कुछ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन रिटायर होते हैं कि ये रिटायर हो गए, इनकी जगह इन्हीं को रीअपॉइंट कर दो या नए को अपॉइंट कर दो, एज द केस में बी। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है एजीएम में, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है एजीएम में। आगे पढ़ेंगे हम, कुछ कंपनियों में 5 साल में एक बार होता है, कुछ कंपनियों में हर साल होता है। ये चीजें अगर एजीएम में हो रही है, ये सब ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है, क्योंकि यही तो होता है एजीएम में। इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अड्डा, अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर, ऑडिटर, निमोनिक स्कार। सर ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो बताइए ना फिर स्पेशल बिजनेस क्या होता है। एजीएम में इन अड्डा के अलावा कुछ भी और करोगे, अड्डा के अलावा कोई और फड्डा अगर आपने एजीएम में करा, वो स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। सर एनी एग्जांपल? हाँ, चेंज इन नेम क्लॉज, चेंज इन प्लेस क्लॉज, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एटसेट्रा। कुछ भी कराना एजीएम में इनके अलावा, सब स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा उनके साथ कि आखिर ये क्या सूझा आपको, ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई दिस। और एक दिन आप मम्मी को आगे रह के बोल रहे हो कि मम्मी वो कुछ भी किराना सामान हो तो मुझे आप बता दीजिए करिए, दिन में 3 बार भी लाना होगा तो लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी बोलेगी ऐसा क्यों, अरे तो आपका काम कर रहा हूं और आप ऊपर से कह रहे हो ऐसे क्यों। पर वो मम्मी है, उनके सेंसर्स बहुत ही खतरनाक हैं। वो पता लगा लेगी कि किराने की दुकान के सामने आखिर है क्या, जहां आप जाना चाहते हो बार बार। ईजीएम, इसमें कुछ भी हो अगर, मम्मी डॉक्टर क्या ले जाएगी कि मेरे लाल को क्या हो गया। ईजीएम में कुछ भी करो, वो सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कैटेगरी में, स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आता है। समझे? तो सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना क्या पड़ेगा, क्या कंटेन्स है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की? ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो सब बातें आप इस बारे में जानते हैं वो सब बातें आपको खोल करके बतानी पड़ेगी। खास तौर से अगर इस रेजोल्यूशन में किसी डायरेक्टर, किसी की मैनेजरियल पर्सन या उनके रिलेटिव्स का कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो तो वो जरूर डिस्क्लोज कर दो। ये मना नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों के इंटरेस्ट का कोई काम हो नहीं सकता है, बट अगर वो इंटरेस्टेड है इस रेजोल्यूशन में तो डिस्क्लोज जरूर कर दो इस बारे में कि हाँ हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। अरे कंपनी दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, पता पड़ा कि दूसरी कंपनी डायरेक्टर की है हमारे, मतलब हम हमारे डायरेक्टर की दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो बता दो ना खुल के कि वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। इसके बाद भी लोगों को लगेगा कि डील अच्छी है तो वो डील जो है वो मटेरियलाइज करेंगे, फेवर में वोट डालेंगे, और अगर उनको लगता नहीं अच्छी है तो वो अगेंस्ट में वोट डाल देंगे।
केएमपी क्या होता है? टाइप करो ऑनलाइन वालों। नहीं, की मैनेजर पर्सन में कौन आता है ये टाइप करो, मैं तो ये कह रहा हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फुल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, any person designated by a board of directors who is not below one level from the level of director or other persons as may be prescribed। ये सब कौन है? की मैनेजरियल पर्सन। मतलब जो डायरेक्टर सिंपलिसिटर होता है ना, सादा वाला डायरेक्टर, प्लेन डायरेक्टर, वो केएमपी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कवर हो गया क्योंकि केएमपी के अलावा अलग से क्या बोल दिया? डायरेक्टर। रिलेटिव क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। पापा मम्मी रिलेटिव हैं क्या? दादा दादी नालायक हो, दादा दादी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? हैं? अभी तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूं, रुको तो जरा, बोलो दादा दादी रिश्तेदार हैं कि नहीं है? कंपनी लॉ में नहीं है। ये ठीक था, फंस जाओगे नहीं तो बेटा। अभी अच्छा जी, हाँ, स्टेप डॉटर रिलेटिव नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, करीना कपूर की स्टेप डॉटर सारा, उनके रिलेटिव नहीं है। तो करीना कपूर की कंपनी में सारा अली खान का इंटरेस्ट जुड़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जिसके पास मेजॉरिटी कंट्रोल हो कंपनी का, वो भी प्रमोटर की कैटेगरी में ही आते हैं बेटा। केएमपी एंड डायरेक्टर, यहां एक एक्स्ट्रा नाम आ गया। हाँ बेटा, सब जगह रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है। इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट में दो जगह डेफिनेशन है, दोनों जगह अलग है। इनकम टैक्स एक्ट में तो सेक्शन वाइज डेफिनेशन अलग है, कंपनीज एक्ट में अलग है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में अलग है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अलग है। सब जगह आपके रिश्तेदार अलग हैं। और रियल लाइफ में जो आपके रिश्तेदार है, बाबा रे बाबा, 2-4 हजार है वो अलग ही डेफिनेशन है पापा मम्मी की। अरे इनको नहीं जानते हो? अरे ये जो तुम्हारी बुआ जी है, उनकी जेठानी है ना, उनकी जो बेटी है वो इनके यहाँ पे ब्याही है। अच्छा 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 अच्छा, ये उनके जेठ जी का बेटा है। ओ भगवान, हाउ कैन आई कमिट सुसाइड नाउ? आपने पापा मम्मी को बोला शॉर्ट में ना आप बस यूं कर दिया करो तो हम चरण स्पर्श कर लेंगे यार, बस। थैंक यू यार, चक्कर आ जाते हैं यार, ऐसा मत किया करो गरीबों के साथ, हमारे साथ। वहां अलग लेवल है डेफिनेशन का, रिलेटिव का। दूर दूर के पता नहीं कहां कहां के रिश्तेदार, मतलब। अब मैं भी अपने इतने रिश्तेदारों को जानने लग गया हूं कि मैं शादियों में तो घर से खाना खा के जाता हूं। अब तो कह रहा है कि कोविड में हो नहीं रही है ज्यादा, घर से खाना खा के जाना पड़ता है इंदौर की शादी में तो मुझे, क्योंकि आप लोगों से मिलते ही रहते हो पूरे टाइम। वो पाता पड़ा 1,500 लोग शादी में आए, उनमें से कम 500 लोगों को आप आराम से जानते हो। अब 500 लोगों से हेलो हाय भी, इधर तो पानी बतासा वाला ने बतासा दिया, इधर आप मुंह में डाल रहे हो तो हेलो। अरे यार, मतलब बड़ा मुसीबत है यार। खाना खाने के लिए तो फिर होटल ही जाना पड़ता है। बहुत डिस्टरबेंस है यार। प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर, इसमें एक एक्स्ट्रा बंदा कौन आ गया? प्रमोटर। जिनके पास कंपनी के 2% या उससे ज्यादा शेयर है दूसरी कंपनी में। हमारा डायरेक्टर है, उसके बाद दूसरी कंपनी के 10% शेयर है, और वो जो दूसरी कंपनी है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है यार? फालतू बात कर रहे हो आप। अरे मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 2 करोड़ से ऊपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन से ही वो काम कर पाएंगे, इसलिए हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो सारे शेयर होल्डर को बता दो कि सावधान, जिस कंपनी से हम डील करने जा रहे हैं उसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है।
बता दो ना यार, देखो बताओगे नहीं तो चंदा कोचर हो जाओगे फिर आप। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको अलाउड नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को लोन दे। आईसीआईसीआई बैंक उनके हस्बैंड को लोन दे, अलाउड नहीं था, क्योंकि वो एमडी हैं। बैंक उनको 500 करोड़ का लोन दे दे और वो खा के भाग जाए यार, कुछ घुमा दे इधर उधर, तो उन्होंने एक दूसरा खेल खेला। उन्होंने एक ऐसी कंपनी को लोन दिलवा दिया जो कंपनी इस लोन के लायक नहीं थी और जो उनकी रिश्तेदार भी नहीं थी। फिर उस कंपनी की एक दूसरी सिस्टर कंसर्न ने चंदा कोचर के हस्बैंड की कंपनी में पैसा लगा दिया। तुम हमको लोन दे दो, हम तुमको लोन दिलवा देंगे, यहां तुम हमको फेवर करो, वहां हम तुमको फेवर कर देंगे। और ये नेक्सस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पकड़ लें। सर उनको मालूम ही कैसे पड़ेगा? सर मेरे ने तो क्या करा, दोस्त के नाम वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा, दोस्त तो रिश्तेदार होता नहीं है। पर अगर नेक्सस प्रूव हो जाता है ना कल को, छोटे ट्रांजैक्शन में नेक्सस प्रूव भी हो जाता है, नेक्सस मतलब कनेक्शन, छोटे ट्रांजैक्शन में कनेक्शन प्रूव भी हो जाता है तो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन में अगर कनेक्शन प्रूव हो जाता है तो फिर बुरा माना जाता है, उस बात को करना ही नहीं है। ऐसे में जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी शक के घेरे में आ जाते हैं। तो ऐसे तो लोगों को जेन्युइन ट्रांजैक्शन में भी दूर रहना चाहिए कि अरे यार बेकार लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, मेरा तो इससे कोई लेना देना, मतलब मैं कोई अनड्यू एडवांटेज तो वैसे भी नहीं ले रहा हूं, तो बेटर है कि मैं इससे दूर रहूं, या ट्रांसपेरेंसी इतनी रखूं कि कोई उंगली ना उठा सके। अरे वो यूट्यूबर गौरव, क्या नाम था, बाबा का ढाबा वाला, बाबा का ढाबा वाला यूट्यूबर, होम करते हाथ जले उसके, तो मदद करने गया था, बदनामी होगी बेचारे की। अब वो कौन गलत था सही था तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने क्या करा, गुड फेथ में काम करा, लेकिन 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी ना। क्यों वाइफ का अकाउंट नंबर दिया, क्यों उसमें पैसे लिए? आपकी इंटेंशन अच्छी हो ना, तब तो ट्रांसपेरेंसी और ही ज्यादा रखनी चाहिए कि देख ले भैया सब खुला खाता, तू देख ले यार, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, ताकि कल को फिर कोई आपके खिलाफ उंगली ना उठा सके, या ऐसे ट्रांजैक्शन से दूर ही रहो तो बेटर है। डिस्क्लोज तो कर ही दो। सर और क्या बताएं? अरे यार ऑल सर मतलब ये डायरेक्टर प्रमोटर के इंटरेस्ट के अलावा बाकी कुछ तो नहीं बताना पड़ेगा ना? अरे नहीं नहीं, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना, तो अदर इंफॉर्मेशन में क्या आएगी? अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल इंफॉर्मेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि अगर वो जानकारी लोगों को होती तो उससे लोगों का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता। इसको क्या कहते हैं? मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप एक होटल में, आप में से कितने बच्चे वेजिटेरियन हैं? हाथ उठाओ। अच्छा काफी सारे वेजिटेरियन हैं। यहाँ टाइप करो यस इफ यू आर ए वेजिटेरियन। अच्छा रेज हैंड पे, इधर रेज हैंड, हाँ रेज हैंड कर दो। यहाँ जूम में भी तो रेज हैंड होता है। बहुत सारे हैंड रेज हो गए यहाँ पे, 70-80। अच्छा और आप में से कुछ फिर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन भी हैं कि फिर अंडा भी नहीं होना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना? हाँ तो सर अंडा तो नॉन वेज ही होता है, उसमें स्ट्रिक्ट ने नॉन स्ट्रिक्ट क्या है, अंडा खाने वाला तो नॉन वेज है। ठीक। अरे मैं एक बार अफ्रीका घूमने गया, वहां एक फ्रेंच कपल से मुलाकात हुई, तो खाना सर्व हो रहा था, तो हम लोग कुछ सब नॉन वेज था वहां पे, हम बोला उसको शेफ को बुला के कि भाई हम वेजिटेरियन हैं, हमारे लिए आप कुछ बना दीजिए। तो बात कर रहे थे, तो बोलते हैं कि आर यू वेजिटेरियन? बोला यस। बोले नॉट इवन चिकन यू ईट? मैं देखने लगा उनको, मैंने बोला भाई साहब ये मैंने वेजिटेरियन बोला, आपको कुछ और तो नहीं सुना क्या? नॉट इवन चिकन, बिकॉज दे कंसिडर ओनली रेड मीट एज नॉन वेज। चिकन तो बर्ड है और एग तो वेज ही होता है। अरे भयंकर फंडे लोगों के। तो फिर अगली बार मैं दूसरे कोई होटल में गया तो वहां चीज पड़ा था, तो मेरे को उस पर भी डाउट हो गया, क्योंकि जो अच्छे चीज होते हैं उसमें से गंदी स्मेल आती है। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने बोला इज दिस प्योर वेज? तो वो मेरे को आश्चर्य से देख रहा है, चीज वेज ही होता है। नहीं नहीं, मैंने बोला भैया हम दूसरे देश में पता नहीं क्या हो जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो अब क्या हुआ कि
बुफे लगा हुआ है और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पेस्ट्रीज लगी हुई हैं ब्रेकफास्ट में। हाँ, आपने बोला आज तो सूद देंगे मतलब। और उस पर लिखा भी है ये जो भी मफिन पेस्ट्री दिस दैट, पर रेड डॉट नहीं लगाया उसने। बताओ, और आपने खा लिया और इधर आपने मुंह में डाला। मैं बोला, अरे रुक रुक रुक, पूछ तो सही इसमें अंडा है कि नहीं। ओ, फिर उसमें अंडा निकला। फिर आप चढ़ गए उसके सिर पे, चिल्लाने लग गए बुरी तरह से कि क्या है ये, इसमें अंडा है, हमको बताना चाहिए। अरे बोले सर अंडा होने नहीं होने, क्यों इसमें रेड डॉट नहीं लगा सकते थे? बोले सर उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? इज इट मटेरियल? क्या एक रेड डॉट लगाना मटेरियल है क्या? उससे आपका डिसीजन चेंज हो जाता खाने या नहीं खाने का? अरे बताओ ना यार। हाँ, तो ये रेड डॉट मटेरियल है, क्योंकि ये लगा होता तो आपका डिसीजन अलग होता, ये नहीं लगा होता तो आपका डिसीजन अलग होता। ये होती है मटीरियलिटी। सर उसमें पेस्ट्री की स्पेलिंग गलत लिख दी उन्होंने, आर वाई की जगह आर वाई लिख दिया। कसम से, भगवान कसम, अगर ये वाई लिखा होता तो मैं नहीं खाता। ये आई लिखा था इसलिए खा लिया मैंने। नहीं 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 नहीं, ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है। दिस इज नॉट मटेरियल। बैठ जाओ नीचे। अरे नहीं, बाद में बैठ, सिट। अरे तो बाद में उठा लेना ना, बैठ। मटीरियलिटी को सरकमस्टांसेस के हिसाब से ही जज किया जा सकता है, उसका कोई एक सिंगल स्केल नहीं होता है। तो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और एक लास्ट पॉइंट, मैं आपको स्लाइड दिखा के एक लास्ट पॉइंट समझा देता हूं। टाइम एंड प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड। मान लो रेजोल्यूशन किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में पास हो रहा है कि हम एक 600 पेज का कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बताओ करेंगे ना करें? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो कम ऑन। अरे तो 600 पेज का डॉक्यूमेंट तो दिखाओ। अब 600 पेज का डॉक्यूमेंट सबको मीटिंग के नोटिस के साथ नहीं भेज सकते थे यार। तो हमने बोला कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 6 के बीच, एक्सेप्ट लंच ब्रेक ऑफ 1 to 2, आप इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। टाइम एंड प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड, वो बता देना चाहिए। सर मान लो ये छुपा के हमने रेजोल्यूशन पास करवा लिया तो क्या उखाड़ लोगे? तो ऐसा करने से प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी जो भी फायदा उठाएंगे वो सब उनको कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा, चाहे वो फायदा गलत नहीं हो। रॉ मटेरियल सप्लाई करा डायरेक्टर ने और 100 का मटेरियल 150 में सप्लाई करा, जो कि उसका नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है 50 रुपए, पर तूने बिना बताए प्रॉफिट कमा लिया ना। ये प्रॉफिट कंपनी को तू वापस लौटा, तब तक एज ए ट्रस्टी तू इसको होल्ड कर रहा है। हमने तेरे को 150 दिए ही नहीं, हम तेरे को 100 ही दिए, 50 तो तू ट्रस्टी की हैसियत से होल्ड कर रहा था, चल वापस कर। समझे इस बात को? ठीक है बेटा, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है तो पूछ लें। सर इफ कंपनी में सारे आर्टिफिशियल मेंबर है तो उनकी एजीएम कैसे होगी? शिवी, वो हम पढ़ेंगे आगे कि आर्टिफिशियल मेंबर कैसे अटेंड करते हैं एजीएम। सर लास्ट पॉइंट एक बार और बता दो। लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपने अपना हित छुपा के रेजोल्यूशन पास कर लिया तो आपने कंपनी से जो भी प्रॉफिट कमाया वो सब कंपनी को वापस देना पड़ेगा। सर बेटा ब्रेक तो शुरू हो गया है, 12 से 12:30 है ना? 12 से 12:30 का ब्रेक है, तो मैं जिनके डाउट्स हैं उनके डाउट्स सॉल्व कर रहा हूं। सर इन मॉड्यूल अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ एसबीओ इज गिवन, मैं उसको चेक कर लूंगा बेटा, फिर हम बात करेंगे। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, एक एचयूएफ के सारे मेंबर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। जैसे 70 लोग एक घर में रहते हैं तो हर आदमी बचे हुए 69 का रिश्तेदार है। पर वो एचयूएफ में है तो हो सकता है आप हिंदू ना हो तो आपकी एचयूएफ नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपकी एचयूएफ का पार्टीशन हो गया हो
भाई चाचा अलग हो गए, दादा दादी की प्रॉपर्टी अलग हो गई, पापा की अलग हो गई, तो पार्टिश पार्टीशन हो गया एचयूएफ का, तो फिर एक छोटी एचयूएफ बन गई ना आपकी। जब एचयूएफ बनती तो आपको बताना पड़ता है कि कौन मेंबर है। बोले तो दादा दादी की अलग एचयूएफ है, हमारी अलग है, फिर नहीं होंगे। बेटा वो सब आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ना है। जब दादा दादी पूछे तो आपको ना करना है, जब आपको बोले दादा दादी एज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। हाँ जी बोलिए। हाँ, मीटिंग करी, मीटिंग वॉइड होगी तो वापस बुला के फिर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, फिर वो तो क्या है कि आपने मीटिंग भी कर ली, रेजोल्यूशन भी पास हो गया और उस पे एक्ट भी कर लिया, अगर उस पे काम भी कर लिया तो वो काम रिवर्स नहीं होगा। फिर जो गलती करी उसकी सजा मिलेगी बस। सर वो 2% वाला पॉइंट बता दीजिए, नेटवर्क ऑफ हो गया था। बेटा 2%, अगर किसी दूसरी कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उस दूसरी कंपनी में डायरेक्टर के पास 2% या ज्यादा शेयर है, तो वो डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।